नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन के ऊपर जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है ओहम्स लॉ पे। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ओहम्स लॉ है क्या। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ है V = IR। तो इसका डेरिवेशन कैसे आया है? तो इसका भी डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। सिंपली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I रहता है। इसका मतलब यही है कि अगर हम V को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इस साइन ऑफ जो ये है प्रोपोर्शनलिटी, अगर हम उसको साइन ऑफ इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमको चाहिए होता है कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जो रहता है R, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओहम्स लॉ डिराइव हो गया जो कि है V = IR। सो इसकी मदद से हम आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मैंने जो प्लान किए वो 4 न्यूमेरिकल्स है। एक ही फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग वेरियस टाइप्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल्स बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए थे, बहुत सारे सालों में न्यूमेरिकल रिपीट भी हुए हैं। बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो अगर हम इन 4 न्यूमेरिकल्स को करके जाते हैं तो बोर्ड्स में आपके जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का कुछ काम नहीं होता है। बेसिकली जो न्यूमेरिकल होते हैं उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल अगर हम ज़्यादा करते हैं, अगर हम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारे जो बोर्ड्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस होता है या फिर अपना जो अप्रोच होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आप कीजिए। तो अभी मैं आपको 4 प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर मैंने आपको यहाँ पे 4 कहा तो आपका ड्यूटी है कि आप कम से कम 10 न्यूमेरिकल और एक्स्ट्रा सॉल्व कीजिए। तो इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो इससे होगा अगर आपको कोई भी एक एकदम हार्ड अटपटा सा न्यूमेरिकल आ गया तो आपकी एक जो अप्रोच रहती है न्यूमेरिकल की तरफ तो एक आसान अप्रोच बन जाती है। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 4 न्यूमेरिकल्स। मैं हूँ मंथन भाकरे, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बात करता हूँ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए हर एक न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स में तो अप्रोच के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल होता है आपके लिए आसान हो जाता है, और जो चेकर रहता है उनके लिए भी न्यूमेरिकल को चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम अप्रोच जान लेते हैं। अप्रोच में सबसे पहले स्टेप हमारी आनी चाहिए जो कि है गिवन। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन से हमको ये पता चल जाता है कि हमको किस वे से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, ये सब कुछ हम लिख देंगे। जो सेकंड स्टेप आती है वो रहती है टू फाइंड की। टू फाइंड में हम लिखते हैं कि हमको निकालना क्या है। थर्ड स्टेप जो रहता है वो रहता है फॉर्मूला यूज्ड। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमने यूज किया V = IR, यहाँ पे लिख देंगे बाय ओहम्स लॉ। अगर हम यूज करते हैं I = Q/T, ये भी चलता है। ये सब किस में आएंगे? ये जो सेक्शन है वो आएगा फॉर्मूला यूज में। उसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहता है सॉल्यूशन। आखिरी का जो स्टेप रहता है वो रहता है फाइनल आंसर। ये जो अप्रोच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप बोलेंगे इस अप्रोच से होता क्या है? इस अप्रोच से होता है कि जो चेकर होता है उसे बहुत ही आसानी से दिख जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, हम एक थाली परोस रहे हैं। जब भी हम एक पेपर लिख रहे हैं तो हम एक थाली परोस रहे हैं। तो थाली कैसी अच्छे से परोसी होनी चाहिए। अगर हम उसमें पूरा गिदारा कर देंगे, अगर हम कैसे भी परोसेंगे तो उससे जो हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो व्यू होता है वो बिगड़ जाता है। तो हम उसको प्रेजेंट बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रेजेंट करने के लिए ये एक टेक्निक है। अगर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं प्रेजेंट करने के लिए तो उसका भी एक लगता है उनको कि ये बच्चा कुछ अलग है, हटके दिखना चाहिए हमारा पेपर। अगर एक चेकर के पास 1000 पेपर आते हैं और उसमें से अगर आपका एक जो पेपर वो इस तरीके से सॉल्व किया है तो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले पेपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रेजेंट करने का जो वे यूज़ किया है वो बहुत ही यूनिक है। इसलिए आपको ये अप्रोच जो है फॉलो करने ये बहुत ही ज़रूरी है।
और सेकंड रीज़न है अपने लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमको एक आइडिया लग जाता है हमारे पास गिवन क्या है, फिर हमको टू फाइंड क्या करना है, फिर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो इसका हमको एक फार्मूला हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं उसके हमको अप्रोच लग जाती है। फिर बाद में हम सोल्यूशन के स्टेप भी कौन से यूज़ करने हैं ये भी हमको एक गेसिंग आ जाता है। फिर फाइनल आंसर में सीधा सीधा हमको ये मतलब इस जो अप्रोच है इससे हमारा न्यूमेरिकल हमारे लिए भी आसान हो जाता है और चेकर के लिए भी आसान हो जाता है। तो इसलिए ये वाली अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए। और मैं बता देता हूँ कि बोर्ड्स में न्यूमेरिकल कुछ इतने खास नहीं आते, मतलब लो क्वालिटी आते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे उससे इजी आते हैं न्यूमेरिकल्स, बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजी आते हैं, ठीक है। बाकी ये बुक्स में जो प्रैक्टिस जैसे एसएन में जो प्रैक्टिस करते हैं हम, एनसीईआरटी में जो है ये अगर आप ये 2 बुक्स करके जाते हैं फिजिक्स के लिए तो आपके 100 मतलब 80 आउट ऑफ 80 पक्के हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ बात थी एक अप्रोच की तरह। तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए सबसे पहले गिवन लिख के, फिर बाद में टू फाइंड लिख के, फिर बाद में फॉर्मूला यूज लिख के, फिर बाद में सॉल्यूशन लिख के, फिर बाद में फाइनल आंसर लिख के। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन 1 की तरफ। सो क्वेश्चन 1 क्या है एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो अप्रोच रहता है उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब हमारे पास V दिया है, कितना दिया है, ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, हमारे पास करंट भी दिया है कितना 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 0.1 वोल्ट। हमको क्या पूछा है, हमको टू फाइंड में पूछा है, हमको टू फाइंड में पूछा है। टू फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। सो हम टू फाइंड में हम लिख देंगे R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक के जो स्टेप्स है इससे आपको कम से कम 1 मार्क्स तो पक्का हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे में हमको क्या लिखना पड़ता है, आगे में हमको लिखना पड़ता है फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज के लिए हम यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक क्या है देखिए, हमारे पास कौन से रिलेशन आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमारे पास V आ रहा है, फिर I आ रहा है, फिर R आ रहा है। तो इन तीनों में रिलेशन हमको किससे पता चल रहा है, तो इन तीनों में हमको रिलेशन पता चल रहा है ओहम्स लॉ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओहम्स लॉ लिख देंगे। ओहम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR बाय ओहम्स लॉ, ओके। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है R, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देंगे थोड़ा सा, हम I को यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय I। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले वो रहेगा R इक्वल्स टू V बाय I। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा, R इक्वल्स टू V बाय I। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, I की वैल्यू कितनी है 2। अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं तो क्या आ जाता है 1/2 इंटू 10 बराबर 1/2 की वैल्यू पता है हमारे पास 0.5/10, तो कितना आएगा 0.05 ओहम, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा ही यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी कुछ आधा मार्क रहता है। तो अगर आपको पूरे मार्क लेने हैं तो आपको ये सब स्टेप्स को बहुत ही मतलब ध्यान में देना पड़ेगा कि आपको ऐसा ही यूनिट लिखना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे आखिरी का जो स्टेटमेंट रहता है फाइनल आंसर उसको लिख देंगे। फाइनल आंसर में क्या आएगा हमारे पास, देखिए फाइनल आंसर में आएगा सो द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कितना 0.05 ओहम। या फिर कई बच्चे इसको सिंपली ऐसा लिख देते हैं R इक्वल्स टू 0.05 ओहम। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब तक कि यही फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वाले अप्रोच में आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है हमको पूछा क्या है। हम सीधा ये जो स्टेटमेंट है हम कहाँ से उठाएंगे, सीधा हम ये जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन से उठाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट सो द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0.05 ओहम। यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज ए 24 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास दिया है वोल्ट, दैट इज V इक्वल्स टू 24 वोल्ट। बाद में क्या है, एंड रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दिया हमारे पास 60 ओम।
फिर हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आपको एक स्टेटमेंट दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। ये क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये वायर है तो उस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, 0.05 ओम होगा, कुछ तो होगा, या फिर 0.00001 ओम होगा। तो हमको ये जो रेजिस्टेंस इसको नेग्लेक्ट करना है, ये वाला रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला यूज के लिए सेम टेक्निक की VRI, ये तीनों हमको जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये किस वाले स्टेटमेंट में आती है, ये आती है हमारे पास ओम लॉ में, जो कि है V इक्वल्स टू IR, या फिर रीजन लिख देना ओहम्स लॉ, बराबर है। हमको निकालना क्या है, I, सो I विल बी इक्वल्स टू V बाय R। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। हमने क्या किया यहाँ पे, V को डिनोमिनेटर में लेके आए, सॉरी हमने R को डिनोमिनेटर में लेके आए, तो इससे क्या हो गया, हमारे I की वैल्यू मिल गई, I की वैल्यू हो गई V बाय R। हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। कई बच्चे इसको सॉल्यूशन की जगह कैलकुलेशन भी लिखते हैं, आपको जैसे मर्जी जो लिखना है वो लिख लिए, लेकिन सवाल सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V बाय R है। V की वैल्यू कितना है 24, R की वैल्यू कितनी है 60। तो ये 24 और 60 हमको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 = 24, 12 5 = 60। सो 2/5 की वैल्यू कितनी आती है, 2/5 की वैल्यू हम निकालने के लिए कुछ नहीं, हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 / 2 किया हमने, तो क्या आएगा 0.-102, पॉइंट का है 0, फिर 5 4 -20, हमारा आंसर कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, हमने एम्पियर क्यों लिखा, हमने एम्पियर इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर है। तो यहाँ पे एक आखिरी का स्टेटमेंट डाल देंगे जिसमें हम लिखेंगे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या आएगा, सो द करंट ऑफ द सर्किट विल बी, कितना होगा करंट ऑफ द सर्किट 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या एक बार पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक आयरन, what current will the electric iron draw when connected to 110 volt supply line। तो हम यहाँ पे वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या है हमारे पास, करंट दैट इज I इक्वल्स टू 3.4 एम्पियर, बराबर है। फिर बाद में दिया हमारे पास V दैट इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। फिर बाद में क्या दिया हमारे पास, अगर हमने यही सर्किट को V2 से कनेक्ट किया जो कि है 110 वोल्ट का, तो हमको क्या आना चाहिए, I2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब I2 क्या आएगा, टू फाइंड में आएगा, टू फाइंड I2। हमको क्या फाइंड करना है, I2। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको और एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्किट लिया, समझ लीजिए सर्किट है, यहाँ पे बैटरी है। सबसे पहले हमने जो सबसे पहले कंडीशन थी उसमें हमने करंट रखा 3.4 एम्पियर रखा और पोटेंशियल डिफरेंस रखा 220 वोल्ट। फिर बाद में हमने क्या किया, यही सर्किट को उठा के हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया 110 वोल्ट। तो हमको क्या पूछा है, इसका करंट क्या होगा, इसका करंट क्या होगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे। क्यों, आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर वक्त जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम एक सेमी सर्किट रख रहे हैं तो उसका तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लिखेंगे, क्या V इक्वल्स टू IR, सो देयरफॉर R इक्वल्स टू V बाय I। कहाँ से आया हमने, ओहम्स लॉ से। यहाँ पे लिखेंगे फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर लेता हूँ।
ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे केस 1, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था 220 वोल्ट और करंट था 3.4 एम्पियर। यहाँ पे हम देखेंगे केस 2, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था 110 वोल्ट और करंट था क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इक्वल्स क्या हो जाएगा V बाय आई, दैट गिव्स 220 बाय 3.4। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैंने देखा तो 220 और 110 कहाँ से तो भी इंटरकनेक्ट होकर कट जाएंगे, तो इसके लिए मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे 110 वोल्ट अपॉन I2। क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ, इन दोनों हम रेजिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो एक ही सर्किट हमने कंसीडर किया था, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उसका रेजिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। सो 110 वोल्ट अपॉन I2 विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट अपॉन 3.4 एम्पियर। ये 110 0 से 0 कट जाएगा, फिर 11 1 जा 11 2 जा, देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू 3.4 अपॉन 2। तो क्या हम इसको 34 अपॉन 2 इंटू 10 लग सकते हैं? क्यों, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। सो 34 बाई 2 17 अपॉन 10, दैट गिव्स I2 इक्वल्स टू 1.7 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनल आंसर मेंशन कर देंगे। फाइनल आंसर में क्या आएगा हमारे पास? सो करंट विल बी 1.7 एम्पियर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका जो लॉजिक था मैंने उसको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इससे क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड डिक्रीजेस टू हाफ। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, डिक्रीज कर दिया उसको हाफ से। फिर बाद में क्या बोला है, व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, करंट कितना होगा। तो हमारे पास पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लॉजिकली प्रूफ हो गया। अभी हम इसको मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या हमारे पास I1 दिया है, फिर बाद में V1 दिया है, V2 दिया है, I2 दिया है। I2 हमको निकालना है, क्या हो कितना चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, V2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ V1। क्यों, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो सेकंड टाइम था वो इसका हाफ हो गया था फर्स्ट टाइम का, ठीक है। तो हम सबसे पहले दोनों भी, ये जो केस 1 था और इस केस 2 था, इसमें हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। V2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ V1। मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे केस 1 में, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V1 अपॉन I1। फिर बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ V1 अपॉन I2, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस हर वक्त हमारा क्या होता रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ V1 अपॉन I2। V1 कट गया, ठीक है। तो 1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 I2, ठीक है। सो I2 विल बी हाफ ऑफ I1। तो मैं से क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो करंट था वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया। ये वैसे लॉजिकली भी बात ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो थैंक यू गाइज, यही था आज के वीडियो के लिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि VI ग्राफ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट, फिर गुड कंडक्टर और गुड इंसुलेटर कैसे डिफाइन करते हैं, यही सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है सब्जेक्ट वाइज
उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि इस वाले चैनल में हमने बहुत सारे वीडियो पहले से ही बना के रखे हैं और भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।